हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। पिछली दो वीडियोस में हमने बात करी कि इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इन्वेस्टिंग करने से भी पहले करनी चाहिए। वो वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। ऊपर राइट साइड में वीडियो का डिस्क्रिप्शन आ रहा है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ चेक करें। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग करनी तो है पर कहाँ। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज के टाइम में कि कभी कभी ये ओवरवेलमिंग हो सकता है, स्पेशली व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग। सो लेट्स क्लियर ऑल द क्लटर और आपको डायरेक्ट यूजफुल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। वो एसेट्स क्या हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा कि आपको अपने कौन से गोल्स के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एडवांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, काइंडली चेक देयर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये हमने देखा, पहले तो हमें सेव करनी है, बट सेविंग से ही काम नहीं चलेगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। हमें इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो भी करनी है। तो उस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से ऑप्शंस है, कौन कौन से एसेट्स हैं और कौन से सही इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, लेट्स डिस्कस। पहला, गोल्ड, सोना। इसके बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इन मोस्ट इंडियन फैमिलीज में सोना आपके पास होगा, आपकी फैमिली मेंबर्स के पास होगा। इन मोस्ट केसेस ज़रूरत से ज़्यादा सोना इंडियन फैमिलीज के पास होता है। तो इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ये एक टेंजिबल एसेट है, आप इसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। इट्स अ रियल एसेट, इट्स अ टेंजिबल एसेट। तो अब इसके साथ ऐसी हमारी कल्चर है, हमारी हेरिटेज है कि इसके साथ हमारी एक कल्चरल और एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। स्पेशली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वुमेन में काफ़ी एफिलिएशन, काफ़ी अफेक्शन होता है सोने के लिए। जब तक अनलेस यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ कैलामिटी और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में अगर आपकी फैमिली पड़ गई हो या फाइनेंशियल सिचुएशन में पड़ गई हो, स्ट्रेस में पड़ गई हो, तभी आप सोना बेचते हैं। तो इट्स कंसिडर्ड टैबू टू गो एंड पॉन योर गोल्ड प्रॉपर्टी। तो दैट्स जस्ट a sense of attachment that we all have with gold, especially in India. अब इसको सेफ हेवन माना जाता है, क्यों? क्योंकि सोना, कहा जाता है कि सोना अपनी वैल्यू लूज नहीं करता है। गेन भले ही ना करे, सेम वैल्यू पे रहे, ग्रो ना करे, बट अपनी वैल्यू लूज नहीं करता है। क्योंकि इसका एक फंडामेंटल रीजन है कि ऑलमोस्ट मतलब दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज अपने करेंसी को गोल्ड बैक्ड रखती हैं। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड रिजर्व बैक्ड होती है उनकी करेंसी। इसका मतलब ये है कि उनके पास जो मनी इन सर्कुलेशन ऑल ओवर द कंट्री है, वो ऐसा अज्यूम किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि उतना ही सोना भी उस देश के पास होगा। तो उनकी जो करेंसी होती है वो गोल्ड रिजर्व करेंसी होती है, गोल्ड बैक्ड करेंसी होती है मोस्ट कंट्रीज की। तो इसको इसलिए भी एक सेफ हेवन, एक सेफ इन्वेस्टमेंट, नॉट इन्वेस्टमेंट बट सेफ हेवन माना जाता, सेफ जगह मानी जाती है टू स्टोर वैल्यू। अब इसके साथ प्रॉब्लम दो तीन हैं, और उनमें से कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स ये हैं कि ये लिक्विड नहीं होता है। ये आप ऐसा नहीं है कि एक तो पहले कि इसको स्टोर करना पड़ता है, आप लॉकर में रखेंगे। अगर आपके पास ऑर्नामेंट्स हैं, आपने ज्वेलरी बनवाई हुई है, या आपके पास गोल्ड बुलियंस हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं, आपने दीपावली में कभी खरीद रखा है, कुछ भी, तो उसको आपको कहीं पे स्टोर करना पड़ता है। तो उसकी एक कॉस्ट आती है ऑब्वियसली, सालाना कुछ 400-500 हज़ार रुपये आपको कॉस्ट आएगी स्टोरेज की, लॉकर की। तो एक तो ये लिक्विड नहीं है। आप चाहें कि ओवरनाइट इसको जल्दी से लिक्विडेट करके, और आपको कल अगर 5 लाख रुपए की ज़रूरत है तो तुरंत लिक्विडेट करके आपको 5 लाख आपके अकाउंट में फट से आ जाए, ऐसा नहीं होगा। उसमें कुछ समय लगेगा, आपको
सही जगह पे जाके उसको ट्रेड करना पड़ेगा और फाइनली आपको कुछ वैल्यू उसकी मिलेगी। कितनी मिलेगी, उसके फिर मेकिंग चार्जेस होते हैं। अगर आपके पास बुलियन नहीं है, गोल्ड कॉइन नहीं है, बट आपके पास ऑर्नामेंट्स हैं, तो उसकी कुछ वैल्यू कट जाती है मेकिंग चार्जेस में। कुछ सोना वेट लॉस ये वो क्या पता नहीं, वो तो एक अलग ही चक्कर है। तो ये एक चक्कर है कि ये लिक्विड नहीं है, ये इजीली लिक्विडेबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसकी प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट करती है। अब आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली 3-4 महीनों में गोल्ड की प्राइस 40,000 से अभी 55,000 हो गई थी, अभी घट के फिर 52,000 हो गई है पर 10 ग्राम। तो इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। आगे हम और इसके चार्ट्स भी देखेंगे और देखेंगे कि करीब 10 सालों से ये स्टैग्नेंट पड़ा हुआ था, नीचे 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 चलता जा रहा था, ऊपर नीचे बस ऐसे ही एक रेंज में चल रहा था। बट अभी रिसेंटली जब से ये कोविड की सिचुएशन आई है, तो जब भी फियर होती है मार्केट में, इकोनॉमी में, लोग अनसर्टेन होते हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी, अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन, तो हमेशा गोल्ड में एक सर्ज देखते हैं। ये पहले भी हुआ है, 2008 की जीएफसी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे हुआ था, उससे पहले डिप्रेशन के टाइम पे हुआ था, ग्लोबल डिप्रेशन के टाइम पे 1929 में, फिर अभी हमने रिसेंटली वो देखा है। तो ब्रॉडली बात ये है ओवरऑल कि इसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती है, काफ़ी फ्लक्चुएट करती है। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि बहुत केसेस में तो आपके पास चॉइस भी नहीं होते हैं। अगर आपकी शादी है या आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया तो आपके पास सोना होगा। जनरली शादी में सोने के गिफ्ट्स दिए जाते हैं, चढ़ाया जाता है। तो उस केस में तो आपके पास सोना होगा फिजिकल, यू डोंट हैव अ चॉइस ओवर दैट। बट अगर आपने फिजिकल तो आप अगर आपने सोचा कि इसमें इन्वेस्ट करना है आउट ऑफ डिस्क्रेशन, आउट ऑफ योर ओन चॉइस, तो इसके तीन चार ऑप्शंस हैं। पहला तो ये है कि आप फिजिकल सोना ले लें, बहुत लोग वो करते हैं और लॉकर में रखते हैं। तो फिजिकल आप बुलियन ले सकते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक स्लैब जैसा, तो उसे बुलियन कहते हैं। ये कॉइन्स हैं बुलियन से, तो आप फिजिकल फॉर्म में ले सकते हैं। दूसरा एक और जो काफ़ी एक मैं बोलूँगा कि प्रूडेंट चॉइस होती है कि आप SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो भारत सरकार हर 3-4 महीने पे 2 महीने पे रिलीज़ करती है, साल में शायद 4 रिलीजेस आती हैं, और आपको एक फिक्स प्राइस पे सोना दिया जाता। सोना आप इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ले सकते हैं, तो आपको उसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है, आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहें तो उसे लिक्विडेट कर सकते हैं। हालांकि उसके साथ एक लॉक इन पीरियड होता है 7 साल का, और 5 साल के बाद आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। ऐसी कुछ डिटेल्स होती है, वो आगे आने वाली वीडियोस में अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखिए, और मैं उस पर एक डिटेल डिस्कशन करूँगा। तो वो है, प्लस उस पर 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है आपको। तो गोल्ड की जो प्राइस अप्रिसिएशन हुई वो तो हुई, अगर डिप्रिसिएशन हो गई तो अनफॉर्चुनेटली डिप्रिशिएट कर गया, बट अगर अप्रिसिएशन हुई तो अच्छी बात है। बट इन एनी केस आपको 2.5% इंटरेस्ट पर एनम इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस मूवमेंट मिलता ही है। तो दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट इफ यू कंसिडर गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। फिर गोल्ड ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में काफ़ी डिस्कशन करेंगे। तो गोल्ड की ETF होती है, इट्स लाइक अ स्टॉक बट अ गोल्ड स्टॉक। तो द प्राइस ऑफ द ETF इज बेस्ड ऑन द करेंट प्राइस ऑफ गोल्ड। तो ये सारे एवेन्यूज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर हमें करना चाहिए कि नहीं, वो हम देखते हैं। तो ये है गोल्ड की प्राइस इन US डॉलर टर्म, इन US डॉलर्स पर आउंस। 1 आउंस करीब 30 ग्राम्स के आसपास होता है। तो हम देखेंगे कि 2011, ये 2000 करीब यहाँ पे है, 2011 के बाद से प्राइस उसकी कितनी नीचे चली गई थी, फिर काफ़ी दिन तक एक रेंज में रही ऐसे यहाँ पे, और फिर अभी धीरे धीरे जैसे 2019 के एंड पे, फिर 2020 में खास करके ये सर्ज हुई है। तो करीबन 10 साल के बाद ये फ्लैट हुआ इसका कर्व। मतलब 2011 में जो प्राइस थी इसकी, वो 2020 में आई, और अभी वो उससे थोड़ी ऊपर चल रही है। तो आप सोचिए कि 10 साल में आपकी जीरो ग्रोथ थी, कोई अप्रिशिएशन नहीं।
actually your investment depreciated in this period of 10 years. तो ये हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फ्लैट है सिचुएशन. अभी इसकी ब्रेकआउट हुई है, प्राइस ब्रेकआउट. लेकिन ये तो सिचुएशन थी यूएसडी विच इज फ्लैट इन 10 years. इन यूएस डॉलर टर्म्स में गोल्ड की प्राइस. बट जो इंडियन रेस्पेक्ट में आप बोलेंगे कि यार ऐसे ऐसे कैसे, ये तो गोल्ड अभी 25-28 हज़ार का चल रहा था, 30,000 का 2 साल पहले, 1.5 साल पहले 40 का हुआ, अभी 55 का हुआ, फिर 52 का हो गया. तो अब ऐसे कैसे यार, ऐसी तो बात नहीं है, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती होती हैं. तो ये क्यों हो रहा है उसको समझते हैं. तो ये बड़ा क्रिटिकल है आपको समझना कि गोल्ड में इंडियन केस में अप्रिशिएशन क्यों होता है. गोल्ड में इंडियन पर्सपेक्टिव से, इंडियन रेस्पेक्ट में अप्रिशिएशन इसलिए होता है क्योंकि यूएसडी आईएनआर, जो डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी की जो ट्रेजेक्टरी है, जो ग्रोथ है, वो इंडियन रुपी हमेशा कई सालों से आप देख रहे हैं, ये 2008 से, बट एक्चुअली इससे भी पीछे जाएं तो और भी आप देख सकते हैं, काफ़ी डेकेड्स से, काफ़ी दशकों से ये इंडियन रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट डॉलर. और ऐसा क्यों होता है उसको भी ब्रीफली समझ लेते हैं. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है और यूएस में जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें डिफरेंस है. यूएस में इन्फ्लेशन रेट 2%, 1.5 से 2% के बीच में है. इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है, अगर प्रैक्टिकल इन्फ्लेशन रेट लें तो फिर 6 से 8% है. बट अगर गवर्नमेंट फिगर्स पे भी जाएं और गवर्नमेंट जो बताती है आपको उस पे भी जाएं तो भी इन्फ्लेशन 5 से 6% के बीच में है. जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई, डब्ल्यूपीआई जो भी आप ले लें, वो तो आप डिपेंडिंग आपकी 5 से 6% इन्फ्लेशन है. तो जब ये चीज़ और ये चीज़ मिल जाते हैं, ये यूएस में सोने का प्राइस प्लस इन्फ्लेशन, ये प्लस ये चार्ट मिलके इस चार्ट को जन्म देते हैं. और इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे भी देखिए, ये 2011 के बाद फिर से ड्रॉप हुआ. बट चूंकि रुपी डेप्रिशिएट करता रहा है इस पूरे दौरान, इस पूरे पीरियड में, तो थोड़ी ग्रोथ हमेशा होती रही है. गोल्ड बाय इटसेल्फ हैज नॉट अप्रिशिएटेड बिकॉज यू कैन सी इट हियर. It did not appreciate in this whole time. It remained stagnant except for these last 6-8 months. But here, यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी मतलब ग्रोथ हल्की सी ज़्यादा रही है. क्यों? और वो हमने समझ लिया कि वो that has been because of the US INR, the depreciation of INR against US dollar. अब थोड़ी सी हमारे गुरु वॉरेन बफेट, पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट का क्या मानना है गोल्ड के बारे में. तो आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंसाइटफुल है. बट हम क्विकली यहाँ पे देख लेते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है. अब वो कहते हैं कि पूरी दुनिया, यू कुड टेक ऑल द गोल्ड दैट्स एवर बीन माइंड. पूरी दुनिया में जितना भी खनन हुआ है गोल्ड का, जितनी भी गोल्ड माइन की गई है, सारी को मिला दो तो आपके पास एक क्यूब बनेगी जो कि 67 फीट, करीबन 20 मीटर, 21 मीटर, 22 मीटर की के एज लेंथ की एक क्यूब बनेगी. और आप उसका क्या करेंगे? उसको आप एक बस फुटबॉल फील्ड में बीच में सजा के रख सकते हैं. अब उतनी ही वैल्यू की, उतनी जितने प्राइस में आपने ये सारी गोल्ड इकट्ठा की और 67 फीट का क्यूब बनाया, उतने ही में आप यूनाइटेड स्टेट्स की, आप अमेरिका की सारी फार्मलैंड, सारी खेती की ज़मीन आप खरीद सकते हैं फॉर द सेम वैल्यू. और केवल वही नहीं खरीद सकते हैं आप, एक्सॉन मोबिल आपने कंपनी सुनी होगी, बहुत बड़ी कंपनी है एनर्जी सेक्टर में, वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी कंपनीज है. तो अब एक्सॉन मोबिल एक बार नहीं 10 बार एक्सॉन मोबिल खरीद सकते हैं उसी पैसे से, और वो कंटिन्यूड है. हमने यूएस की सारी ज़मीन खरीद ली, सारी खेती की ज़मीन खरीद ली, 10 एक्सॉन मोबिल जैसी कंपनीज खरीद ली, फिर भी आपके पास $1 ट्रिलियन जो मनी है वो फ्लोट कर रही होगी आपके पास. इतना आपके पास बैलेंस बचा हुआ होगा. तो वॉरेन बफेट सबसे पूछते हैं कि तो आप क्या करना चाहेंगे? क्या आप एक मेटल का, इस धातु का एक क्यूब बना के सजा के फुटबॉल फील्ड में रखना चाहेंगे, या फिर आप
ये सारी ज़मीन खरीदनी चाहेंगे, एक्सॉन मोबिल जैसी 10-10 बड़ी कंपनियां खरीदने चाहेंगे, और साथ में $1 ट्रिलियन भी आपके पास हो, तो ऐसी सिचुएशन आप चाहेंगे। तो वो कहते हैं कि उनके लिए तो बहुत ही इजी चॉइस है कि वो क्या करेंगे, और वो कहते हैं कि मैं सेकंड ऑप्शन लूंगा विच विल प्रोड्यूस मोर वैल्यू, क्योंकि अगर वो कंपनी खरीदते हैं तो कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, सर्विसेज देगी। अगर वो फार्मलैंड खरीदते हैं तो उस पर वो फसल उगा सकते हैं, उसका कुछ भी यूज कर सकते हैं, विच विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव यूज। इट विल नॉट जस्ट सिट अराउंड एंड लुक प्रिटी, विच इज ये यहाँ पे आप फिर से पढ़ सकते हैं कि gold does not do anything, but it just looks pretty. It does not produce any value, any cash flow, any working capital, nothing. It doesn't do anything, it just looks pretty. So और वो एग्जांपल भी देते हैं कि एक मुर्गी, एक गूज आपके पास ऐसी ऐसी एक मुर्गी हो जो कभी अंडे नहीं देती, वो केवल दाना चुगती है, घूमती फिरती है, सोती है, आराम करती है, और उसके लिए आपको इंश्योरेंस भरना पड़ता है, आपको उसको स्टोरेज स्पेस देना पड़ता है, और बाकी सारी चीज़ें उसको फीड करनी पड़ती हैं, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो गोल्ड एक ऐसी मुर्गी है जो कभी अंडे नहीं देती, बट उसका ख्याल रखने के लिए आपको सारी की सारी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती हैं। तो खैर मैं इतनी मेरा इतना स्ट्रॉन्ग थॉट नहीं है, बट वॉरेन बफे, एज यू कैन सी हियर, इज हाउ कन्विंस्ड ही इज अबाउट नॉट ट्रीटिंग गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। वो गोल्ड को कभी भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं लेते हैं। आप उनके इंटरव्यूज आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं उनको, और उन्होंने ये बात कई दफ़ा कही है, और अभी भी उनका यही स्टांस है। प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए गोल्ड के साथ, बट वो जस्ट कन्विंस्ड हैं कि गोल्ड में वो ही विल नेवर ट्रीट गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एसेट क्लास, विच इज रियल एस्टेट। घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जो कुछ भी रियल एस्टेट के अंदर आता है, तो और वो केवल आपकी अपनी प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, ये सब ही होना ज़रूरी नहीं है, बट रियल एस्टेट ऑल्सो इंक्लूड्स कमर्शियल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक दुकान को रेंट पे दिया हुआ है, किसी और ने आपसे रेंट पे लिया हुआ है ली हुई है दुकान को, और आपको वो रेंट मिल रहा है, तो वो भी दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड योर इन्वेस्टमेंट एज इनटू रियल एस्टेट। तो ये भी एक टैंजिबल एसेट है। ऑब्वियसली दिस ऑल्सो इज अ वेरी रियल एसेट दैट यू कैन फील एंड सी। इसके साथ भी ऑलमोस्ट वही बात है कि इंडिया में इसके साथ एक कल्चरल और इमोशनल अटैचमेंट है। जैसे ही आप 25-30 साल के हो जाते हैं, तो मोस्ट इंडियन फैमिलीज में पेरेंट्स काइंड ऑफ एक नज करने लगते हैं, प्रेशराइज करने लगते हैं कि बेटा या बेटी, आप बड़े हो गए हो, नौकरी लग गई है, तो आप अपने मकान के बारे में सोचो, एक घर के बारे में सोचो, सेटल हो जाओ। ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं। तो इसके साथ भी हमारा एक बड़ा ही कल्चरल और इमोशनल अटैचमेंट है, और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो अब इसको भी काफ़ी सेफ एसेट माना जाता है, ऑब्वियसली, क्योंकि क्यों ऑब्वियस है, क्योंकि दिस विल रिमेन, इट विल स्टे देयर। अगर आपके पास एक ज़मीन आपने ली हुई है, तो इट विल स्टे देयर। इट माइट नॉट ग्रो, बट यूजुअली इट विल नॉट लूज वैल्यू। तो अगर आपने 50 लाख की ज़मीन ली हुई है, तो उसकी वैल्यू हो सकता है कि उतनी बढ़े ना, बट ऐसा नहीं है कि उसकी ज़मीन की कीमत, अनलेस वहाँ पे कुछ मतलब कंडीशन ऐसी आ जाए, कुछ सिचुएशन ऐसी अनसीन, अनफॉरगिविंग सर्कमस्टांसेस अगर क्रिएट हो जाए, तो अलग बात है। बट फॉर द मोस्ट पार्ट इट शुड नॉट लूज इट्स वैल्यू, इट शुड प्रिजर्व योर कैपिटल। तो ये एक सेफ एसेट माना जाता है। बट इसके साथ दिक्कत पिछले कई सालों से ये रही है कि इसकी जो अप्रिशिएशन हुई है, जो ग्रोथ हुई है, जो विच इज़ द होल पॉइंट बिहाइंड इन्वेस्टिंग क्यों करते लोग, उनको ग्रोथ चाहिए, अपनी कैपिटल पे अप्रिशिएशन चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अपने मित्र संबंधियों से सुना होगा कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पिछले कई सालों से 5-6-8 सालों से अप्रिशिएट नहीं कर रही है अच्छे रेट पे। ये एक नेशनल हाउसिंग बैंक NHB इंडेक्स है, जो कि हर एक रियल टाइम डेटा होता है, और हर क्वार्टर, हर मंथ पब्लिश होता है। मैं इनकरेज करूंगा आपको कि इस वेबसाइट पे आप जाएं, ताकि आपकी अवेयरनेस, आपको एक आई ओपनिंग आपको एक एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि लोग अक्सर
जब तक आपको डेटा नहीं दिखता है तब तक आपको लगता है कि हाँ ठीक है लोग कह रहे हैं, बट आई डोंट नो। लेकिन जब आपको रियल डेटा रियल फैक्ट्स दिखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो सही है, दिस इज रियल। तो उस इंडेक्स में आप देख सकते हैं, मैंने वहीं से ये फिगर उठाया है कि मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर which are some of the most progressive cities, the most populated and developed cities in India, तो वहाँ पे रियल एस्टेट की ग्रोथ 3 से 4% पर एनम रही है पिछले आई थिंक 6 से 8 सालों के बीच में। आई थिंक 2009 के बाद 2011, 12, 13 तक काफ़ी अप्रिशिएशन हुई। रियल एस्टेट हर जगह आप देखो। मैंने भी अपनी भी फैमिली और फ्रेंड्स में देखा कि सबको रियल एस्टेट लेना था, क्योंकि इतनी फ्रेंजी हो गई थी और सबको हर कोई रियल एस्टेट के पीछे भाग रहा था। तो उस समय तो काफ़ी अप्रिशिएशन हुई, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी फॉर वट एवर रीज़न। सब लोग बस पागल की तरह रियल एस्टेट खोज रहे थे, और तो उस समय तो प्राइस काफ़ी सर्ज कर गई। बट बाद में रियलिटी सेट इन और पिछले 8 सालों से आप देख सकते हैं कि क्या ग्रोथ रही है पिछले 7-8 सालों से। 3 से 4% पर एनम। भाई 3 से 4% तो अभी के रेट में भी, जबकि आरबीआई ने अपना रेपो रेट इतना कम कर दिया है, तो उस केस में भी 3 से 4% आपके बैंक सेविंग्स अकाउंट में मिल जाते हैं। तो भाई आपको इतनी बड़ी रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी। आप बैंक अकाउंट में ही रख लेते, कम से कम इतना लिक्विड होता और आपको इजीली एक्सेसिबल होता। खैर, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो अप्रिशिएशन रही है पिछले काफ़ी सालों से बहुत ही मॉडेस्ट रही है, बहुत ही एवरेज रही है। अब इसके साथ अनदर बिग प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही इलिक्विड है, सोने से भी कहीं ज़्यादा। सोना तो आप फिर भी हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते में हो सकता है कि आप लिक्विडेट करके अपनी यूज़ कर सकें इफ़ यू नीड, वेन एवर सिचुएशंस अराइज लाइक दैट। बट इस रियल एस्टेट के साथ तो एक और प्रॉब्लम है कि ये लिक्विड ही नहीं होता है। इसको ऐसा नहीं है कि यार आपने सोचा कि एक इमरजेंसी आ गई है, मैं अपना जो घर है, अपना विला है, उसमें से एक रूम बेच देता हूँ क्योंकि मुझे 2 करोड़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल 5 लाख 10 लाख की ही ज़रूरत है, तो मैं एक छोटा सा रूम बेच देता हूँ या अपना बाथरूम बेच देता हूँ। तो सुनने में फ़नी लगेगा, बट ये इलिक्विड नहीं है। एक तो ये है कि बहुत ही चंकी एसेट है ये, क्योंकि जैसा हमने कहा कि आप एक रूम नहीं बेच सकते या गार्डन का एक पोर्शन नहीं बेच सकते, क्योंकि जब भी कोई बंदा या कोई भी पर्सन आपसे प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो पूरी प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो लिक्विड नहीं है, आपको वेट करना पड़ता है, आपको सही बायर्स का इंतज़ार करना पड़ता है। व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू लिक्विडेट योर एसेट, तो आपको सही रेट, सही बायर्स, सारी चीज़ों का वेट करना पड़ता है, तो दैट टेक्स टाइम। सो इट इज़ नॉट अ लिक्विड एसेट, विच इज़ अ बिग 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 प्रॉब्लम। ऊपर से इसकी अपकीप कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। अब आपने मान लीजिए किराए पे अपना मकान दिया हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो योर रियल एस्टेट, राइट? दैट इज योर इन्वेस्टमेंट एंड यू आर अर्निंग अ रिटर्न ऑन इट। समबडी इज पेइंग यू रेंट, कोई आपको हर महीने रेंट देता है, कहीं आपकी प्रॉपर्टी पे रहता है, आपको रेंट देता है, तो यू आर अर्निंग सम रिटर्न, राइट? बट उसकी मेंटेनेंस करनी होती है। कभी कुछ हो गया, कभी यूटिलिटी चली गई, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई क्रैक आ गया, कुछ भी आप घर में देखते ही हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसकी अपकीप की कॉस्ट है, आपको उसको मेंटेनेंस कराना होगा, उसकी पेंटिंग करानी पड़ेगी वंस इन अ वाइल, साफ सफाई करानी पड़ेगी। तो ये सारी मेंटेनेंस कॉस्ट हैं। अब तीसरी बात जो और भी एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही साइक्लिक इन नेचर है, क्योंकि आप देखेंगे कि रियल एस्टेट की जो ग्रोथ रही है बहुत ही चंकी रही है। रियल एस्टेट प्राइसेस ऊपर जाती हैं, फिर फ्लैट रहती हैं, फिर नीचे आ जाती हैं, फिर कई साल तक फ्लैट रहती हैं, फिर थोड़ी बढ़ती हैं, फिर नीचे आती हैं। तो एक रेंज में बढ़ती होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी अगर 50 लाख की थी तो अचानक से 1 करोड़ की हुई, फिर 2 करोड़, और फिर बढ़ती रही। फिर रियल एस्टेट में अक्सर कहते हैं लोकेशन, राइट? तो अगर ये लोकेशन आपकी अच्छी है तो ठीक है, आपके लिए काम कर रही है। बट अगर कुछ वहाँ से हाईवे निकल गया, वहाँ पे कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करनी है, आपको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी सरकार को, या जो तमाम तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इट्स अ वेरी साइक्लिकल एसेट क्लास रियल एस्टेट।
अब अगर आपने सोच ही लिया है कि अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ही है, तो अच्छी बात है, ठीक है। आप एक तो है कि फिजिकल फॉर्म में ले सकते हैं, विच ऑब्वियसली मीन्स कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, अब वो अपार्टमेंट हो, ज़मीन हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, जो भी हो। तो इसमें ह्यूज अपफ्रंट कॉस्ट है। वो आप ऐसा नहीं है कि हर महीने आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदेंगे और बोलेंगे कि हाँ यार ठीक है, तुम प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मैं तुमको 25 साल तक हर महीने 10,000 रुपये देता रहूँगा, और मैं तुमको सारी जो उसकी वैल्यू है वो मैं आपको दे दूँगा। मुझे नहीं लगता कि कोई आपको प्रॉपर्टी इस तरह से देने वाला है। तो बहुत ही बड़ी ह्यूज अपफ्रंट कॉस्ट है। अगर आप लोन पे भी लेते हैं तो भी आपको 20%, यूजुअली 20-25% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, अगर आप अपार्टमेंट या ज़मीन कुछ भी ले रहे हैं तो एक तो लोन का कॉस्ट अलग ही हुआ, आपने इंटरेस्ट अब ज़िंदगी भर अपने सर पे ले लिया है, और दूसरा कि आपको डाउन पेमेंट के लिए बहुत ही बड़ी कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो इसमें अपफ्रंट कॉस्ट बहुत है। जो प्राइस जो कॉस्ट टू एंट्री है वो बहुत बड़ा बैरियर है। दूसरी जो कि एक ज़्यादा प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है वो है REITs। ये क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट होती हैं जो बहुत लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं, और वो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पूरे देश में बड़ी बड़ी सिटीज़ में होती हैं। अभी आपने, अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो रिसेंटली आपने देखा होगा माइंड स्पेस का एक REIT आया था ऑफर उस इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसमें जो कॉस्ट होती है, अपफ्रंट कॉस्ट, वो थोड़ी कम होती है, काफ़ी कम होती है एक्चुअली। कंपेयर करें तो काफ़ी कम होती है। अगर इसमें आपको 50 लाख, 1 करोड़ या 20 लाख की डाउन पेमेंट करनी है और 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो भी, तो इस केस में आपको कम करना पड़ेगा। जैसे अभी माइंड स्पेस का जो REIT ऑफर आया था IPO के लिए, तो उसमें आपको 55-56 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी थी एट ए टाइम। तो दैट स्टिल इज़ अ बिग अमाउंट बट फॉर मेनी पीपल, बट still comparatively it is a lower upfront cost. So this can be a better option if you decide to invest in real estate. अब ये REIT कैसे काम करता है मैं क्विकली बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस पे, क्योंकि इस पे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप बताइए मुझे, बट क्विकली मैं बताता हूँ कि REIT क्या करते हैं कि आप आपसे पैसे लेते हैं, उसको पूल करते हैं, एक सॉर्ट ऑफ एक म्यूचुअल फंड जैसा है कि आपके सारे लोगों से पैसा लिया और उसको पूल किया और प्रॉपर्टी खरीदी, और उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी। यूजुअली REITs आर कमर्शियल प्रॉपर्टीज, दे रन कमर्शियल प्रॉपर्टीज, और उनको रेंट पे दे दिया, ऑब्वियसली ऑफिस स्पेस पे दे दिया, मॉल्स के लिए दे दिया, कुछ भी जो भी कमर्शियल यूज है उसके लिए दे दिया, और उससे जो रेंट आ रहा है उससे आपको डिविडेंड पे करते होते हैं। तो हर महीने, हर क्वार्टर आपको कुछ डिविडेंड आता रहेगा। अच्छा, एक हैंडसम डिविडेंड 6 से 7%, 5% के बीच में वो है, आपको डिविडेंड पे करते रहेंगे। बस इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट किया है तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। यूजुअली REITs आर गुड एट पेइंग यू डिविडेंड्स बट दे डू नॉट शो एनी ग्रोथ। जो तो पूरा जो फंडा है बस डिविडेंड के बेसिस पे है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एसेट क्लास, डेट। अब डेट क्या है? डेट ऐसा नहीं है कि मैं आपको डेट लेने के लिए एडवाइस कर रहा हूँ, या वो डिस्कशन नहीं हो रही है यहाँ पे। डेट है कि आप अपना पैसा आप किसी को बोरो करने के लिए, आप किसी को लेंड करते हैं, तो यू लेंड मनी टू अ बोरोवर, एंड दैट बोरोवर कैन बी अ कंपनी, द गवर्नमेंट, जो भी। तो इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो भी। तो आप अपना पैसा किसी को दे रहे हैं, एंड व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न इज इंटरेस्ट। ऑब्वियसली आप अपना पैसा फ्री में तो किसी को देना नहीं चाहेंगे, अनलेस इट्स लाइक फैमिली और फ्रेंड्स। तो आप जब किसी कंपनी को पैसा दे रहे हैं तो आप वो कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी। अब वो 6 से 7%, 8%, अगर कोई लेस रेप्यूटेड कंपनी है, छोटी कंपनी है जिसको ज़्यादा पैसे नहीं लोग दे रहे हैं, तो वो 10-12% तक भी इंटरेस्ट दे सकती है। बट देर इज़ अ रिस्क देयर ऑब्वियसली, राइट। बट अगर कोई रेप्यूटेड कंपनी है तो आपको 6 से 7-8% ईजिली आपको अपनी इंटरेस्ट मिल सकती है ऑन द मनी यू हैव लेंट टू द बोरोवर। तो ये काफ़ी अच्छा एक एवेन्यू हो सकता है, काफ़ी सेफ भी है, क्योंकि अगर आप जो लगा रहे हैं पैसे, आप या तो आप खुद से किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, अगर आपको ये विश्वास है कि
यार ये कंपनी बड़ी अच्छी है, फॉर एग्जांपल HDFC या गोदरेज का ब्रांड है, या कोई भी एक अच्छी रेपुटेड कंपनी, अगर आपको लगता है कि उस पर आपको विश्वास है कि वो कंपनी मेरे पैसे नहीं डुबाएगी और मुझे इंटरेस्ट देगी जो उसने प्रॉमिस करा हुआ है, तो आप उसको डायरेक्टली उसके बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हो तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर lending them money, and they promise to pay you interest on the money that they have borrowed from you। तो आप वो कर सकते हैं। या अगर आपको इतना टाइम नहीं है, आपको रिसर्च करने की फैसिलिटी नहीं है, टाइम नहीं है, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आप एक डेट म्यूचुअल फंड में पैसे दे सकते हैं। उसमें क्या होता है कि बेसिकली फंडा सेम है जो म्यूचुअल फंड का होता है कि सबके पैसे वो इकट्ठा करती है वो म्यूचुअल फंड, और वो अपने हिसाब से, अपनी रिसर्च करके, अपनी प्रूडेंस के हिसाब से, अपने डिस्क्रिप्शन पे अच्छी कंपनीज को पैसा देती है। तो बेसिकली काम वही हो रहा है, बस ये है कि कोई बीच में एक रिसर्च टीम है, एक इंटरमीडियरी है, आप उनको पैसा दे रहे हैं, और वो रिसर्च करके अच्छे से पता करके कि कौन कितना इंटरेस्ट दे सकती है, कौन रेप्यूटेड कंपनी है, कौन डिपेंडेबल है, किसकी बैंकरप्सी के रिस्क हैं, किसके नहीं हैं, तो वो सब रिसर्च करके वो आगे पैसा उनको देती है। तो आपको इंटरेस्ट उनके थ्रू मिलता है, बट यू गेट द सेम इंटरेस्ट बेसिकली, एक्सेप्ट फॉर एनी एक्सपेंस चार्जेस एंड दोज थिंग्स। तो ये काफ़ी रिलेटिवली सेफ एसेट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने रेप्यूटेड कंपनीज, डिपेंडेबल कंपनीज, बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो मोस्ट लाइकली दे विल पे यू बैक, दे वुड नॉट गो बैंकरप्ट। अब इस पे जैसा हमने ऑलरेडी कुछ नंबर्स फ्लोट अराउंड भी किए कि कितनी रिटर्न मिल सकती है, तो 6%, 8%, 10%, कुछ कंपनीज 12% तक देती है, बट हमने एक अज्यूम किया कि 5 से 9% के बीच में, 7%, 8%, जो भी। तो जो बड़ी कंपनीज हैं वो आपको जनरली 6 से 7% देंगी। जो छोटी कंपनीज है जिनको पैसा अभी रेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट दे आर प्रॉमिसिंग कंपनीज, तो वो आपको 10-12% इंटरेस्ट भी दे सकती हैं, बट ऑब्वियसली देयर इज अ रिस्क अटैच्ड टू दैट। When somebody is paying you more, you should definitely ask why। एक जनरल रूल ऑफ थंब है। तो अब इसके साथ एक एडवांटेज है कि बहुत ही लिक्विड एसेट है ये। क्यों? क्योंकि आपने रिक्वेस्ट डाली, अगर आपने बॉन्ड खरीदा हुआ है वो मैच्योर हो गया, आपके पास पैसे आ गए। अगर आपने बॉन्ड खरीदा हुआ है, पहले आपकी रिडेम्पशन की, अगर आपके पास ऑप्शन है, कोई लॉक इन वगैरह नहीं है, तो आप इजीली रिडीम कर सकते हैं। तो एक दिन के भीतर, 2 दिन के भीतर आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली पैसे आ जाएंगे। आप ATM से निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कीजिए, जो भी आपको यूज़ है आप कीजिए। तो काफ़ी लिक्विड होता है। थोड़ी सी रिस्क इसमें ये है, जो हमने बात भी करी, कि अगर आपने छोटी कंपनीज को दिया हुआ है और आपको पता है कि आजकल क्या सिचुएशन चल रही है, कंजम्पशन लो है, डिमांड लो है, लोगों की जॉब कट्स हो रहे हैं, सैलरीज कम मिल रही हैं, निकाला जा रहा है, लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, तो तमाम तरह की बैड सिचुएशन है, राइट। तो उस केस में एक मार्केट रिस्क ज़रूर होता है कि अगर आपने छोटी कंपनीज में डाला हुआ है पैसा, उनके बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, तो हो सकता है कि वो बैंकरप्ट हो जाएं, या अगर बैंकरप्ट ना भी हों, अच्छी बात है कि अगर बैंकरप्ट ना भी हों, तो भी हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट देने में वो थोड़ा डिले करें, क्योंकि उनके पास खुद के पैसे नहीं होंगे, उन्हें भी रेंट देना है, उनके ऑपरेशंस की कॉस्ट होती हैं, कैश फ्लोज उनकी भी स्टक होती हैं कहीं ना कहीं। तो जो भी है, पूरा जो चेन ऑफ मनी फ्लो है वो डिसरप्ट हो जाता है कभी कभी, तो हो सकता है वो आपको डीले करे। तो वो उस तरह का मार्केट रिस्क ऑफ कोर्स रहता है डेट फंड्स के साथ, बट इट्स दैट रिस्क इज़ वेरी लिमिटेड। जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो छोटी कंपनीज के साथ होगा, और छोटी कंपनीज भी यूजुअली टाइम पे पे करती हैं। वो ध्यान रखती हैं कि जो उन्होंने कर्जा लिया है, जो कर्ज लिया है उन्होंने, जो मनी बोरो किया है आपसे, वो पहले आपको पे करें, तब वो डिविडेंड पे करें, या बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। तो पहले जो उन्होंने लोन लिया होता है आपसे, पहले उसको पे बैक करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में, जैसे आपने अभी रिसेंटली काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी होगी, वोडाफोन आइडिया और ऐसी कंपनीज में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो फिर IL&FS क्राइसिस हुआ था 2018 में। तो ये आपको पता ही होगा कि क्या मार्केट रिस्क होती हैं, बट दोज रिस्क आर यूजुअली very limited, and if you choose the right funds, if you go buy the right bonds, usually this risk is negligible। अब हम बात करेंगे कि अगर आपने सोच ही लिया है कि डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना ही है, तो
कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या क्या ऑप्शंस है। तो आप अगर ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में पता ही होगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, पर्सनल प्रोविडेंट फंड, जो पीपीएफ, ईपीएफ, वीपीएफ, बहुत तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं। तो वो एक डेट फंड है, क्योंकि उसमें तो आपकी गारंटी भारत सरकार लेती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको गारंटी करती है कि इतना % इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो दैट इज probably the safest debt instrument that you can have in India, right? उसी तरह का स्कीम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। तो जनरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती हैं उनको ऑप्शन होता है कि एनपीएस को वो सब्सक्राइब कर सकती हैं। तो दैट इज ऑल्सो pretty similar to प्रोविडेंट फंड। फिर डेट म्यूचुअल फंड के बारे में हमने ब्रीफली बात करी, राइट, कि आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए, हर महीने एसआईपी दीजिए, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट कंपेयर टू रियल एस्टेट, जहाँ पे कि आपको एसआईपी का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको रियल एस्टेट लेना है तो आपके पास बल्कि रिजर्व होना चाहिए। सेम विथ गोल्ड, राइट, यू कैन नॉट बाई like 10 rupees of gold or 100 rupees of gold every month or 10,000 rupees of gold every year, something like that. But SIP करना यहाँ पे थोड़ा आसान होता है। हाँ, गोल्ड में भी अगर आप ETF ले रहे हैं या गोल्ड फंड्स ले रहे हैं, इंडेक्स फंड्स ले रहे हैं, गोल्ड इंडेक्स फंड्स, तो वहाँ पे आप SIP कर सकते हैं। बट कंपेयर टू गोल्ड एंड रियल एस्टेट, दीज आर मच मोर comfortable from the point of SIP or regular investing. तो डेट म्यूचुअल फंड्स में आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले सकते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs, नॉन PSU कंपनीज, सबके बॉन्ड्स आप खरीद सकते हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं तक लिमिट करते हैं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि क्रिटिकल डिस्कशन में आप टायर्ड फील करें। तो नेक्स्ट वीडियो, जो कि इसी वीडियो का पार्ट 2 होगा, उसमें हम बाकी के एसेट क्लासेस को डिस्कस करेंगे और मैं आपसे अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि आप इनमें से कौन कौन से एसेट क्लासेस को किन किन पर्पसेस के लिए प्रूडेंटली यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो के कंटिन्यूड डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।